हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिसिस्ट। तो आज है पार्ट 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सिलेबस। So in the previous video part 1 we have discussed important topics of nuclear and particle physics and unit इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो और आप सब ने उसको इतना अप्रिशिएट किया और सबसे अच्छे कमेंट्स जो मुझे लगे वो ये थे कि मैम हम मोटिवेट हुए हैं पढ़ने के लिए, और दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, जब आप बच्चे मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए, टीचर के लिए उससे बड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, इसीलिए जो है मैंने पार्ट 2 लेके आई हूँ मैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और यूनिट ऑप्टिक्स एंड लेज़र्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड आई सजेस्ट आप इसी ऑर्डर में करें। ठीक है, पहले न्यूक्लियर करें, देन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एंड देन स्टार्ट विद द यूनिट ऑप्टिक्स एंड लेज़र्स। So today's unit is optics and lasers. ऑप्टिक्स एंड लेज़र्स जो है बहुत इजी यूनिट भी है एंड स्कोरिंग भी है, ऑल्दो इसके वेटेज एग्ज़ाम में चेंज होती रही है। अगर हम बात करें 2016 की तो उसमें 3 to 4 क्वेश्चंस आए हैं, फिर 2017 के पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, लाइक 7 to 8 क्वेश्चंस आर देयर। फिर उसके बाद जो 2020 का पेपर हुआ उसमें उन्होंने ऐसा किया कि सिर्फ लेज़र्स में से क्वेश्चन पिक किया, ऑप्टिक्स पोर्शन में से क्वेश्चन नहीं आया। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो है इसकी तैयारी करनी है और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको आपको ज़रूर कवर करना है। एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, ये टॉपिक्स शेयर करने का मतलब यही है दैट व्हेन यू आर स्टडिंग यू आर गिविंग सो मच इम्पॉर्टेंस टू दीज टॉपिक्स, यू आर नॉट स्किपिंग दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो इनको आपको ज़रूर करना है टॉपिक्स को। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्टिक्स एंड लेज़र्स की 4 टॉपिक हैं इसमें: इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड लेज़र्स। सो एग्ज़ामिनर जो रिसेंट अगर हम पैटर्न देखें तो उसमें ऐसे हो रहा है कि लेज़र्स में से क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा है, दे आर पिकिंग दिस टॉपिक, और लेज़र का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर होता है। उसके बाद ये जो तीनों हैं, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो इसमें से क्या कर रहे हैं वो किसी एक टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी 2 टॉपिक में से नहीं आते। जैसे सिर्फ इंटरफेरेंस का क्वेश्चन आ जाएगा, डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन या पोलराइजेशन का क्वेश्चन, या फिर किन्हीं 2 टॉपिक्स को कंबाइन करके लाइक डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन का टॉपिक में से क्वेश्चन आ गया। बट जो मेन थिंग है वो ये है कि लेज़र्स में से क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। तो जब आप ऑप्टिक्स एंड लेज़र्स बिगिन करें, सबसे पहले आपको स्टडी करना है लेज़र्स को, क्योंकि लेज़र्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखते हैं कि लेज़र्स में पढ़ने के लिए है क्या, पढ़ना क्या है इसमें। ठीक है, तो 4 टाइप्स ऑफ लेज़र्स हैं: रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, सेमीकंडक्टर लेज़र। जिसमें से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हैं, जो फुल डिटेल में आपको पता होने चाहिए, वो फर्स्ट 2 हैं: रूबी लेज़र एंड हीलियम नियॉन लेज़र। कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र एंड सेमीकंडक्टर लेज़र में एज सच एक डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आता। सेमीकंडक्टर लेज़र में जो आजकल क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि हाँ, इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का ऐसे यूज़ आ रहा है कि चारों लेज़र्स में से एफिशिएंट कौन सा है। ठीक है, तो उस तरीके से मतलब एक कंबाइंड क्वेश्चन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन आ रहा है, इसे अलग से नहीं आ रहा। लेकिन जो रूबी लेज़र एंड हीलियम नियॉन लेज़र है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं, तो इनकी आपको डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ कि व्हेन यू आर स्टडिंग लेज़र तो आपको कौन से पॉइंट्स पर ध्यान देना है। सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है पंपिंग स्कीम। ये कौन सी पंपिंग जो है वो लेज़र में यूज़ हुई है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, पंपिंग स्कीम, ये ज़्यादातर हीलियम नियॉन लेज़र एंड रूबी लेज़र के लिए ही एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि हाँ, रूबी लेज़र में कौन सी पंपिंग यूज़ हुई है, या हीलियम नियॉन लेज़र में कौन सी पंपिंग है, ऑप्टिकल है कि इलेक्ट्रिकल है। या फिर वो ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑप्टिकल पंपिंग इज़ यूज्ड इन विच लेज़र, तो वहाँ पर आपको 4 लेज़र की ऑप्शन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से पंपिंग स्कीम ऑप्टिकल है कि इलेक्ट्रिकल है, दीज आर द 2 ऑप्शंस, और ये कौन से लेज़र में यूज़ हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये रहा। सेकंड जो टॉप पॉइंट है यहाँ पर, लेवल्स ऑफ लेज़र। ये चारों लेज़र के लिए एप्लीकेबल है। वो पूछ सकते हैं कि हाँ, रूबी लेज़र कितने लेवल का लेज़र है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने लेवल हैं, और हीलियम नियॉन में कितने लेवल है, सेमीकंडक्टर में कितने लेवल हैं। तो ये चारों के लिए एप्लीकेबल है कि कौन सा जो है कितने लेवल का लेज़र है।
थर्ड आ जाता है स्टेट ऑफ लेज़र। स्टेट मतलब कि जो सॉलिड लेज़र है, लिक्विड है या फिर गैशियस स्टेट में है। तो ये भी आपको चारों लेज़र के रिगार्डिंग पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट है उनकी। डी पॉइंट भी चारों लेज़र के लिए एप्लीकेबल है। आउटपुट फॉल्स इन विच रीजन, जो आपको फाइनली लेज़र मिल रही है आउटपुट में, वो कौन से रीजन में फॉल कर रही है, वेदर इट इज़ फॉलिंग इन इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, तो वो कौन से रीजन में फॉल कर रही है वो आपको पता होना चाहिए। और साथ में आप उसकी वेवलेंथ भी याद कर लेना। समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि वो वेवलेंथ मेंशन कर देंगे, हाँ ये वाली वेवलेंथ इतनी है, बताओ ये कौन से लेज़र की आउटपुट है, या फिर वो रीजन बता देंगे, हाँ आउटपुट इंफ्रारेड में फॉल कर रही है, बताओ ये कौन सा लेज़र है। तो मतलब आउटपुट आपको पता होनी चाहिए इन चारों लेज़र्स की कि कौन से जो है रीजन में फॉल करते हैं। इसके अलावा एक एनडी यैग लेज़र भी है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो, वो भी इसमें इंक्लूड कर लेना। मेन फोकस जो रहता है ना, दैट इज़ ऑन हीलियम नियॉन लेज़र एंड रूबी लेज़र, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेमीकंडक्टर में वो पूछ लेते हैं मटेरियल, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड है या और भी वो ऑप्शन में दे देंगे, तो मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ उसके बेसिस पर सेमीकंडक्टर लेज़र में से क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। लास्ट जो है पॉइंट है वो है एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम में यही है कि हर एक लेज़र का एक्टिव मीडियम कौन सा, जैसे रूबी लेज़र है तो रूबी के साथ उसमें क्रोमियम आयंस हैं। हीलियम नियॉन लेज़र में ये पूछ लेंगे कि हीलियम नियॉन में हीलियम एंड नियॉन की कितनी रेशो है, कितने एटम्स हीलियम के कितने नियॉन के, तो उसकी रेशो क्या है। सेमीकंडक्टर का मैंने बता ही दिया कि उसमें गैलियम आर्सेनाइड वगैरह जैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक लेज़र का एक्टिव मीडियम, उनकी कितनी रेशो है, ये सब पता होना चाहिए। तो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू लेज़र्स। लेज़र्स इज़ वन सच टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। जब आप ऑप्टिक्स एंड लेज़र शुरू करें तो सबसे पहले लेज़र्स पढ़ लें, ठीक है। एक पेज पे चाहे ऐसे मार्क जो मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं, तो एक टेबल सा बना के हर एक लेज़र के कॉरस्पॉन्डिंग लिख लें कि हाँ इसकी पंपिंग स्कीम ये है, इतने इसमें इतने लेवल हैं, इसकी ये स्टेट है, इसकी आउटपुट इस रीजन में फॉल करती है, ये वेवलेंथ है, एंड एक्टिव मीडियम में क्या है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग दीज 4 लेज़र्स विच आई हैव मैंशनड। एंड लेज़र का टॉपिक जो है ना वो बीएससी बुक में से कवर हो जाएगा, उसके लिए कहीं एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने चैनल पर वीडियोस करवाई हुई है हीलियम नियॉन एंड रूबी लेज़र की, उनको देख लेना, डिटेल्ड में आपको दोनों लेज़र समझ आ जाएंगे। उसके अलावा एक वीडियो है MCQs ऑन लेज़र फिज़िक्स, तो उसमें मैंने ऐसे किया कि लेज़र पे जितने पॉसिबल MCQs बन सकते हैं ना वो सारे उसमें मैंने ऐड कर दिए। तो आप वो वाली वीडियो देख लेना, एक बार खुद से थ्योरी पढ़ लेना और एक बार वो वाली वीडियो देख लेना, तो सारे आपके लेज़र्स के रिलेटेड क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना ये ज़रूर कर लेना सबसे पहले जब आप ऑप्टिक्स एंड लेज़र्स को बिगिन करें, लेज़र्स करें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग द अदर 3 टॉपिक्स जिन वीडियोस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र एंड MCQs ऑन लेज़र फिज़िक्स, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी। एंड जो मेरा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पर मैं इन वीडियोस के लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। उसके बाद जो आते हैं हमारे 3 टॉपिक, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इनको कवर करने के लिए आपको यू डोंट नीड टू वेस्ट टाइम ऑन थ्योरी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 12th क्लास के MCQs करेंगे, ठीक है। बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन अगर हम चेक करें ना प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो इन तीनों टॉपिक में से जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो 12th क्लास के MCQs आए हुए हैं। तो मैं तो स्ट्रेस देके कहूँगी कि जो 70% क्वेश्चंस ऑप्टिक्स में से आते हैं वो 12th क्लास में से आते हैं, 30% BSc में से आते हैं। तो सबसे पहले आपको इन तीनों टॉपिक्स को कवर करने के लिए 12th क्लास के MCQs कवर कर लेना सबसे पहले, और उसके बाद जो है देन कम टू BSc बुक। बिकॉज जैसे न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है इंटरफेरेंस में, तो वो 12th क्लास में प्रेजेंट नहीं है, वो BSc में है, और BSc में से ही उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है न्यूटन रिंग्स में से। बाकी लेकिन जो दोनों हैं पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन, उनके 12th क्लास में से कवर हो गए हुए हैं, बट BSc वाले भी आप कर लेना। तो पहले स्ट्रेस दे के जो है 12th क्लास के MCQs अच्छे से कर लेना। सो टॉपिक्स की अगर हम बात करें, टॉपिक्स तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, पर जो क्वेश्चन है ना वो टॉपिक से ज़रा हट के ही आता है हमेशा।
उसमें एक्चुअली ऐसे रहता है कि या तो इंटरफेरेंस का वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि हाँ इंटरफेरेंस जो है उसको हम लाइट के कौन से फिनोमेना के बेसिस पर, कौन से एस्पेक्ट के बेसिस पर जो है इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि वेव नेचर ऑफ लाइट से, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है ना वो दैट इज़ कि जो लाइट है, फॉर एग्जांपल पहले रेड लाइट यूज़ कर रहे थे, देन उसको ब्लू लाइट से चेंज कर दिया, अब फ्रिंज विड्थ कैसे चेंज होगी। तो जैसे बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी है, तो मतलब उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फ्रिंज विड्थ लाइट को चेंज कर दिया, बस ये वाला क्वेश्चन। या फिर पहले मोनोक्रोमैटिक लाइट थी उसको वाइट लाइट से चेंज कर दिया, अब जो है फ्रिंज विड्थ कैसे चेंज हो जाएगी। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो न्यूटन रिंग्स में पूछा जाता है, या फिर इंटरफेरेंस पैटर्न जो भी है। बस ये वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि अगर लाइट को, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को दूसरी वेवलेंथ से चेंज कर दिया जाए तो वो पैटर्न कैसे चेंज होगा। तो बीटा का फार्मूला, तो इसकी हेल्प से आप बता पाएंगे कि अगर लैम्डा इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जो नई वेवलेंथ है अगर उसमें लैम्डा इंक्रीज़ हो रहा है तो बीटा भी इंक्रीज़ होगा, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, पैटर्न जो है वो उसमें फ्रिंजेस दूर दूर हो जाएंगी, ठीक है, एक्सपैंड हो जाएगा। या फिर अगर वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज़ हो जाएगी और पैटर्न जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक तो ये आता है कि एक लाइट को दूसरी लाइट कलर की लाइट से चेंज कर दिया, या फिर ये आता है कि हाँ ये पैटर्न है, इस तरीके से इसको वाइट लाइट से चेंज कर दिया, अब कैसे जो कलर है वो फ्रिंजेस का चेंज होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होता है। एक न्यूमेरिकल आया था इंटेंसिटी के फार्मूला के ऊपर कि आपको जो है दो कोहेरेंट सोर्सेज की इंटेंसिटी दे दी है एंड आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है उस इंटेंसिटी की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मतलब इंटरफेरेंस में आई विल से दो ही फार्मूलाज हैं, एक तो बीटा का फार्मूला और एक इंटेंसिटी का फार्मूला। तो इनके बेसिस पर बीटा के फार्मूला के ऊपर जो है वो, जैसे कि मैंने बताया है ना, पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। और इंटेंसिटी के बेसिस पर जो है इसके फार्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल आ जाता है इंटरफेरेंस में से। सो इंटरफेरेंस में से 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं। फर्स्ट तो सिर्फ इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करते हुए कि ये वेव नेचर के बेसिस पे है या पार्टिकल नेचर के बेसिस पे है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है। सेकंड जो है बीटा को जो है उसको पिक करके ये लाइट चेंज कर रहे हैं वेवलेंथ की, तो कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है वो वाला आ जाता है। थर्ड जो है इंटेंसिटी का जो फार्मूला है। सो इंटेंसिटी का ये जो फार्मूला है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम विच इज़ इक्वल टू A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल फॉर्म हो जाता है। और जो बीटा वाला है इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आ भी सकता है, ठीक है, बट क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि लाइट का जो मैंने जैसे पहले बताया वेवलेंथ चेंज करने पर कैसे फ्रिंज विड्थ चेंज हो रही है या कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज हो रहा है। सो पोलराइजेशन जो है नेक्स्ट, ये इंटरफेरेंस एंड डिफ्लेक्शन से कैसे अलग है, बिकॉज पोलराइजेशन ये कंफर्म कर देता है दैट लाइट हैज़ ट्रांसवर्स नेचर। ये इसका यूनिक फीचर है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज़ कन्फर्म्ड बाय पोलराइजेशन। सेकेंड जो पोलराइजेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हैं 2 लॉज, मैलस लॉ एंड ब्रुएस्टर लॉ। इन दोनों लॉज के बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। छोटा सा इनका फार्मूला है, उसको आप अप्लाई करके वो न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। सो मैलस लॉ जो है दैट इज़, तो मैलस लॉ का फार्मूला है I = I0 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि अगर एक पोलराइज़र और एक एनालाइज़र है वो टिल्टेड है, मतलब ओरिएंटेड है एट सम एंगल थीटा, वो आपको थीटा क्वेश्चन में गिवन होगा एंड आपको बताना है कि जो इंसिडेंट लाइट है एंड बाद में जो पोलराइज हुई है तो उसकी इंटेंसिटी कैसे चेंज हो गई। बस आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है वहाँ पे जितनी भी क्वेश्चन में होगी, देन आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल से वो कितनी जो है कितना उसमें चेंज आया है। तो बहुत ईजी, बस थीटा सब्सटीट्यूट करना, कॉस थीटा कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये है मैलस लॉ, दूसरा है ब्रुएस्टर लॉ। ब्रुएस्टर लॉ इज म्यू इज़ इक्वल टू tan IP। म्यू है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, IP जो है दैट इज़ द पोलराइजिंग एंगल। तो अब यहाँ पर
टू वे में क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको आईपी मतलब पोलराइजिंग एंगल गिवन होगा, बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करो, ठीक है, तो आप टैन के पर्टिकुलर वो एंगल लगा के म्यू फाइंड आउट कर लेंगे। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो एंड दे से कि आप जो है आईपी फाइंड आउट करो, ठीक है, तो आपको टैन इनवर्स यूज़ करके आप जो है म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल्दो ये केस थोड़ा कम होगा बिकॉज वहाँ पर पेपर में लॉग टेबल वगैरह तो कुछ नहीं मिलते हैं, तो इसलिए फर्स्ट केस के चांसेस ज़्यादा हैं। लेट्स सी किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, या फिर डायरेक्ट आपको सिर्फ फार्मूला ही पूछ लें, बट दिस इज़ ब्रेस्टर लॉ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो पोलराइजेशन में ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये आपको पता होने चाहिए, इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। फिर से मैं कह रही हूँ जो ज़्यादा स्ट्रेस है वो 12th के MCQs पर देना, बिकॉज जो थ्योरी वाइज क्वेश्चंस आएंगे पोलराइजेशन के वो 12th में से ही आएंगे। बाकी इसके अलावा जो पोलराइड पे क्वेश्चन आ जाता है कि सन ग्लासेस में पोलराइड यूज़ किया जाता है, उसका क्या बेनिफिट है, वो क्वेश्चन, या डबल रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं जैसे क्वार्ट्ज है, कैल्साइट है, तो वो कौन से वाले मटेरियल हैं, लाइक डबली रिफ्रैक्टिंग तो हैं लेकिन मतलब उनमें जो ओ रे एंड ई रे है वो कैसे चेंज होती हैं, तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट करना है। और उसके अलावा जो है so this topic is also very important, right? Detection of plane, circularly and elliptically polarized light. तो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकोल प्रिज्म पे फॉल कर रही है तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे कंफर्म करेंगे कि वो प्लेन पोलराइज्ड है या सर्कुलरली पोलराइज्ड है या एलिप्टिकली पोलराइज्ड है, ठीक है। तो कोई भी लाइट को आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये प्लेन पोलराइज्ड है, ये सर्कुलरली है, ये एलिप्टिकली पोलराइज्ड है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, सिंगल वीडियो है, प्रॉपरली उसमें एक्सप्लेन किया है, तो उसको भी कवर कर लेना, ठीक है। तो अगर हम देखें ना इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन, तो उसमें से जो पोलराइजेशन है उसकी ज़्यादा वेटेज है फिर भी, बिकॉज पोलराइजेशन है तो ट्रांसफर्स नेचर जैसे मैंने बोला कन्फर्म कर रहा है, तो ये उस तरीके से यूनिक है। उसके अलावा इसमें 2 फार्मूलाज, मेलिस लॉ एंड द अनदर वन इज़ ब्रेस्टर लॉ, वो दोनों फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल कैसे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। फिर ये जो कॉन्सेप्ट है डिटेक्शन ऑफ प्लेन, सर्कुलरली एंड एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा जो क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट हैं, तो उनके कारण कितना फेज डिफरेंस आता है, कितना पाथ डिफरेंस आता है, दैट इज़ समथिंग। एंड देन पोलराइड्स का कॉन्सेप्ट, तो इसमें काफ़ी, जब आप लेज़र्स कंप्लीट करो एंड देन गो विद पोलराइजेशन, दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि है डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन में ना जर्नली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, मतलब डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहले जैसे कि जो डिफ्रैक्शन है उसके लिए साइज़ ऑफ ऑब्स्टेकल कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जैसे हम कहते हैं कि जो साइज़ ऑफ ऑब्स्टेकल है दैट मस्ट बी कंपेरेबल टू द साइज़ ऑफ द वेवलेंथ यूज, ठीक, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, तो उसके साथ कंपेरेबल होना चाहिए। तो मतलब इस तरीके से जो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो डिफ्रैक्शन इफ़ेक्ट है वो साउंड वेव्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट क्यों है, ईजिली ऑब्जर्वेबल क्यों है एज़ कम्पेयर टू लाइट वेव्स। तो उसका आंसर भी यही था कि जो साउंड वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ जो रियल लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनके साथ कंपेरेबल है, दैट्स वाई जो डिफ्रैक्शन इफ़ेक्ट है वो साउंड वेव्स के लिए ज़्यादा ईजिली ऑब्जर्वेबल है एज़ कम्पेयर टू लाइट वेव्स। तो आप समझ गए ना, मेरा मतलब है कि जो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है, क्या उसके लिए डिफ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, तो उस सब के बेसिस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो सेकंड नंबर पर जो है इसमें क्वेश्चन आता है फ्रिंज विड्थ के ऊपर। सिमिलर क्वेश्चन जैसा इंटरफेरेंस में है कि अगर आपने जो है रेड लाइट को ब्लू लाइट से रिप्लेस कर दिया है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या चेंज होगा, इस तरीके से। या फिर पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की थी, अब वाइट लाइट यूज़ की है, तो क्या चेंज आएगा। तो ये क्वेश्चन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में कॉमन है। उसके अलावा जो इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ जाते हैं वो हैं फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन एंड जोन प्लेट। ये दोनों कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी कवर करना है, ठीक है। तो इतना कर लेंगे, सफिशेंट रहेगा। जो ऑप्टिक्स एंड लेज़र है इसमें से मैक्सिमम 4 मार्क्स का पेपर आता है, मिनिमम 2 मार्क्स का,
ठीक है। तो 2 से 4 की इसकी रेंज है। इतना इजी टॉपिक है, 12th में पढ़ा हुआ है पहले ही, तो इसको कवर करना बहुत आसान है। आई गेस अगर आप हाफ डे भी इसको डिवोट करोगे, 1 डे या हाफ डे, और ये बहुत इजीली टॉपिक कवर हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग भी बहुत है, बिकॉज ऐसे टॉपिक हैं जिनको ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे थोड़ा क्वांटम है ना, उस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस डेली लाइफ से रिलेट करते हुए टॉपिक्स हैं, और पढ़ना इनको बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। अब इसमें जो है करना क्या है, जैसे कि मैंने बताया, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, जो लेज़र्स है दैट इज़ टोटली BSc बेस्ड। जो ऑर्डर में मैंने बताया हर एक लेज़र के रिगार्डिंग वो पॉइंट नोट डाउन करना है। BSc बुक में से इसके MCQ करने हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, तो उस वीडियो के सारे क्वेश्चंस करने हैं लेज़र वाले। ओके। उसके बाद ये जो तीनों हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, थ्योरी पढ़ने से पहले, कुछ भी करने से पहले 12th की बुक खोल लेना, उसमें से इन तीनों के जितने MCQs हैं उनको कवर करना। उसके बाद जब वो हो जाए देन अपनी BSc वाली बुक ओपन करना। इंटरफेरेंस में जैसे मैंने इंटेंसिटी का फार्मूला बताया है, इसमें पोलराइजेशन में मैलस लैंड ब्रेस्टर लॉ है, एंड जो डिफ्रैक्शन है इसमें हमने फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन एंड जोन प्लेट, इन कॉन्सेप्ट्स को रीड कर लेना है। एंड इफ़ यू हैव BSc बुक तो उसके MCQs प्रैक्टिस कर लेना। अगर नहीं है देन आई एम शेयरिंग अ प्लेलिस्ट जिसमें सारे मैंने BSc MCQs कवर किए हुए हैं, उनको कर लेना। तो जैसे मैंने पहले दिन न्यूक्लियर के रिलेटेड एंड इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड बताया था, 2 दिन निकल गए। आई होप आप सब ने जो है न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रिसिटी कर ली होगी। अब कल के दिन ऑप्टिक्स एंड लेजर्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है। Thank you so much for watching the video. Thank you so much for all the appreciation and love. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।